हेलो स्तुति, कैसी हो? ठीक हो? चलो पढ़ते हैं। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमआरएस। ठीक है, इसमें दो ही टॉपिक पढ़ना है, एक बीपीएच पढ़ना है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर। तो अपन को तीन टॉपिक करना है। लेट्स गो, सबसे पहले डायबिटीज देखते हैं। तो क्या समझ आता है तुमको डायबिटीज से? ठीक, डायबिटीज इंपॉर्टेंट में था तो थोड़ा ढंग से करना है। एक सेकंड। तो डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज का डिफिनेशन है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक, ये एक डिजीज नहीं है, ये बहुत सारे डिजीज का एक्यूमुलेशन है। डायबिटीज में कितना कुछ होता है बताओ? डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, कितना कुछ होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसका एक चीज जो कॉमन मिलेगा इसमें, जो एक कॉमन फीचर है, सब में हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। ठीक, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, द ओनली कॉमन फीचर इज हाइपरग्लाइसीमिया। तो अब तुम मेरे को बता दो, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितना होता है? मैं बस लिख दे रहा हूँ। तो डायबिटीज, उसके लिए नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कितना है? फास्टिंग ग्लूकोज लेस देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये फास्टिंग है। राइट। रैंडम कितना होना चाहिए? रैंडम लेस देन 200। एच बी वन ए सी कुछ लेस देन 5.6, इतना होना चाहिए, है ना? ये 200 नहीं है, 140 है। नॉर्मल रेंज कितना होता है? 70 से लेके 120। और ये 120 नहीं है, ये 100 है। ये नॉर्मल है, मैं डायबिटीज से कंडीशन लिख रहा था। ये नॉर्मल। ठीक। ओके। तो फिर डायबिटीज में क्या होता है? जो फास्टिंग ग्लूकोज है, वो मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। रैंडम मोर देन 200 होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और एच बी वन ए सी मोर देन 6.5% होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है किसी को डायबिटीज घोषित करने का। ऐसा हुआ तो वो डायबिटीज हो गया। एक और चीज होता है, प्री डायबिटीज। इसमें क्या होता है मैं पता है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। फास्टिंग ग्लूकोज, ये 100 से 125 के बीच रहेगा। ठीक। रैंडम ग्लूकोज 140 से 200 के बीच रहेगा, बीच वाला एरिया। एच बी वन ए सी, ये 5.6 से 6.5 के बीच में रहेगा। ओके। ठीक है, इजी राइट। तो वैसे ही स्टार्ट करना। सबसे पहले डेफिनेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसका कॉमन फीचर है हाइपरग्लाइसीमिया। उसके बाद नॉर्मल डायबिटीज, प्री डायबिटीज, इसका रेंज बताइए तुमको। अब जो डायबिटीज होता है, दो तरह का होता है। ठीक, एक तो टाइप वन है, और दूसरा टाइप टू है। टाइप वन में क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, अपना इम्यूनिटी। तो ये क्या है? इसमें पहली बात तो टोटल इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। ठीक। इसमें बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक। अब बस इतना लिख रहा हूँ। टाइप टू में क्या होता है? इसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। एक, इसमें दो चीज होता है। सबसे पहले इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इंसुलिन है ब्लड में लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। दूसरा, बीटा सेल डिसफंक्शन हो जाता है या डैमेज हो जाता है। इसमें दोनों है। इसमें एक तो इंसुलिन है, काम नहीं कर पा रहा है, दूसरा बीटा सेल भी मर रहा है। इसमें दो दो चीज हो रहा है, दो में दो चीज। टाइप वन में बस एक चीज हो रहा है, बीटा सेल मर गया। दो में एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दूसरा बीटा सेल डिसफंक्शन। ओके। अच्छा, अब इसका इटियोलॉजी या पैथोजेनेसिस देखना है अपन को। आगे फिर से देखेंगे, लेकिन इसको एक ही जगह पहले देखना है। पहले टाइप वन का देखो क्या होता है। जो टाइप वन का है, ये इम्यून मीडिएटेड होता है। ठीक।
कैसे होता है, मान लो कि ये अपना पेंक्रियास है, ठीक है, इसमें ये आइसोलेट ऑफ ओ माय गॉड सॉरी, ये लैंगरहन के सेल है, उसमें से कोई ये बीटा सेल है, ठीक। जो बीटा सेल है उसके ऊपर MHC1 होगा, होगा, राइट। MHC1 के ऊपर ये नॉर्मल प्रोटीन को एग्जिबिट कर रहा है, ऐसे करके, ठीक। उसके बाद यदि नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए, यदि यहाँ पर टी हेल्पर सेल आके, टी हेल्पर कौन सा, सॉरी टी हेल्पर नहीं, टी साइटोटॉक्सिक सेल आके से बाइंड कर ले और फिर इसको परफोरेंस और ग्रैन्युलर सर सब रिलीज करके इसको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो ये है तो टाइप 4, है तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसके कारण जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक भी बीटा सेल नहीं बचेगा, जीरो पैंक्रियास, जीरो पैंक्रियाटिक बीटा सेल, जीरो इंसुलिन बॉडी। इसलिए हमेशा ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको अगर इंसुलिन में नहीं दिया तो ये मर जाएंगे, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे, ठीक है, ओके। अब दूसरा अपन देख रहे हैं टाइप 2 का पैथोजेनेसिस इटियोलॉजी, जो बोलना चाहूँ, टाइप 2 का, ठीक है। टाइप 2 उसमें सबसे पहले इसमें दो चीज हो रहा था, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा था और दूसरा बीटा सेल डिसफंक्शन हो रहा था, राइट। दोनों को आगे डिटेल में डिस्कस करना, भी मैं इसका कॉजेज बता रहा हूँ। सबसे पहला कॉज, सबसे पहला कॉज को बोलते हैं मोडी। ये मोदी जी नहीं है, ये मोडाई है। मोडाई का फुल फॉर्म है मैचुरेशन ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, मतलब एज के साथ डायबिटीज हो जाता है नॉर्मली। लिख दो फुल फॉर्म, मैचुरेशन ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, विथ एज डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीजन, क्योंकि किसी एक सिंगल जीन में, सिंगल जीन म्यूटेशन, मान लो कोई ऐसा जीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास के लिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें पता है, जैसे अब मैं, ध्यान से देखना, ये मैं बीटा सेल बना रहा हूँ, ठीक। बीटा सेल में नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को अपन फॉस्फोराइलेट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होता है, या तो हेक्सोकाइनेस या तो ग्लूकोकाइनेस, राइट। मैं भी ग्लूकोकाइनेस बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक चीज बताना है, ये ग्लूकोकाइनेस है, ठीक। इसके बाद मेरे को मतलब नहीं है, ये पायरुवेट बन जाएगा, पायरुवेट से ये फिर क्रेब साइकिल में जाएगा, ऐसे घूमेगा क्रेब साइकिल में, और लास्ट में क्रेब साइकिल, उसके बाद लास्ट में ATC में जाएगा और ATP रिलीज करेगा, राइट। ATP से क्या होता है, यहाँ पर ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, इससे बाहर पोटेशियम जाता है। हम्म। लेकिन जब ATP इंक्रीज होता है, जब ATP का नंबर इंक्रीज होता है, तो ये इसको जाके इनहिबिट कर देता है, तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। जब अंदर का पोटेशियम बढ़ जाएगा, इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम बढ़ता है, इसके कारण क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होगा तो यहाँ पर एक और चैनल है, जैसे इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हिट हुआ तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम इन्फ्लक्स करना स्टार्ट हो जाएगा। और कैल्शियम इन्फ्लक्स से क्या होता है बताओ मेरे को, यहाँ पर ऑलरेडी प्री फिल्ड, यहाँ पर प्री फिल्ड इंसुलिन बना बैठा हुआ, ये बाहर जब कैल्शियम आएगा, जब कैल्शियम आएगा तो फिर ये बाहर निकल जाएगा और इंसुलिन रिलीज हो जाएगा बाहर। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, मैंने बता दिया। रिवाइज करो क्या बताया मैंने, तो पता है लेकिन स्टिल, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें एक एंजाइम है ग्लूकोकाइनेस, ठीक। पायरुवेट बनता है, लास्ट में ATP बनता है। ATP जब बनता है तो ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल बंद हो जाता है, ये बंद होता है तो इंट्रासेल्युलर पोटेशियम बढ़ा, डीपोलराइजेशन हुआ और इंसुलिन बाहर गया, बस। अब सोचो, अब मेरी बात सुनो, ऐसा सोचो कि ग्लूकोकाइनेस चला गया, अगर ऐसा कुछ हो गया,
कि ग्लूकोकाइनेस खत्म हो गया, उसका म्यूटेशन हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको बॉडी का सिंगल जीन म्यूटेशन। अगर ग्लूकोकाइनेस म्यूटेट हो गया, ठीक, तो इसके कारण, अब इसके कारण कम एटीपी बनेगा, ठीक, कम एटीपी बनेगा तो कम इंसुलिन रिलीज होगा, या कम इंसुलिन रिलीज होगा, या इसको मैं अच्छे तरीके से बोलूं कि ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा एटीपी रिलीज करने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ सेंसिटिविटी बढ़ गया ऑफ बीटा सेल टू ग्लूकोज। अब जब ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा तब ये इंसुलिन रिलीज करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो ये तुम देख रही हो, एक जीन की म्यूटेशन की वजह से इंसुलिन सिक्रीशन कम हो गया। ये एग्जाम्पल है डायबिटीज का। अब ज्यादा ग्लूकोज जब हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा हुआ तब इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट होगा, तो बुरी बात है। ये एग्जाम्पल था मॉडी का। ऐसे बहुत सारे जीन हो सकते हैं। यहाँ पर कितने जीन है, एक तो ग्लूकोकाइनेस है, पीएफके होता है, ये होता है, कितने सारे। एक एग्जाम्पल ग्लूकोकाइनेस का। ठीक। अब सुनो, अब दूसरा, ये एक ये एक मैकेनिज्म था कैसे टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। कैसे हो सकता है? सिंगल जीन म्यूटेशन, मैचुरेशन ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, इसमें सिंगल जीन म्यूटेशन होते हैं। इसके बाद दूसरा, दूसरे में देखो, दूसरे में यदि जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन। कैसे? ये मेम्ब्रेन होता है, मेरे को पता है इसका, ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इसमें इंसुलिन आके बाइंड करता है, तो फिर यहाँ से पाथवे स्टिमुलेट होते हैं। कौन से पाथवे स्टिमुलेट पता है तुमको? PI3 के AKT पार्ट, ये स्टिमुलेट होता है, डीएनए पे जाता है, और फिर यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, और सेल मतलब अपना मेटाबॉलिक फंक्शन करती है। अब तुम सोचो, कैसे भी करके, अगर ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, ये इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो जाए, ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन के लिए ऐसे हैशटैग लगाते हैं, म्यूटेशन हो जाए इंसुलिन के रिसेप्टर में, तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब ऑल्दो इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन काम नहीं करेगा, इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगा, एंड अगेन डायबिटीज मेलाइटस। यस, मेक सेंस, राइट? तो यदि रिसेप्टर में हुआ, अगेन डायबिटीज हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा, तीसरा सोचो। अब सुनो, अगर पैंक्रिया पैंक्रियाटिक डिफेक्ट हुआ, पैंक्रियाटिक डिफेक्ट कैसे हो सकता है? ये मेरा पैंक्रियास है, ये मेरा पैंक्रियास है, ठीक, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, इसको मैं क्या बोलता हूँ? पैंक्रियाक्टमी। किसी भी कारणवश कैंसर वैंसर हो गया था, मेरे को काटना पड़ गया, तो अगेन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास कम हो जाएंगे, तो इंसुलिन हो सकता है। ये किस केस में काटना पड़ सकता है? पैंक्रियाटिक कैंसर में। कैंसर हुआ तो काटेंगे नहीं तो इंसान कट जाएगा, है ना? है ना ब्रो? कि और एक और कंडीशन होता है जिसमें जो, ये में पैंक्रियास है जैसे, अगेन ये पैंक्रियास है, यहाँ पर जो सेल्स है पैंक्रियास की, तो नॉर्मल एक्सोक्राइन सेल्स है जो कि लाइपेसेस बनाते हैं, माइलेज बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, ठीक, और ये बीच बीच में बीटा सेल्स, ये एंडोक्राइन, ये सॉरी, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है, इसमें वही अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स है। अब अगर इन सेल्स में कहीं पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया, मान लो यहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया, तो जब इन्फ्लामेशन होता है तो आजू बाजू के सारे सेल मरते हैं, तो इसको भी ले डूबेगा। तो इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास को क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटाइटिस। अगर पैंक्रियाटाइटिस हुआ तो उसको सही नहीं करा, तो अगेन इट विल बी बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो तीसरा मैकेनिज्म कैसे डायबिटीज मेलाइटस होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले
एक मॉडाई जिसमें सिंगल जीन म्यूटेशन होगा जिसके कारण इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ रही। दूसरा इंसुलिन रिसेप्टर म्यूटेशन। तीसरा पैंक्रियाटिक डिफेक्ट। चौथा चौथा कुछ भी ऐसा हो, कोई भी ऐसा ओवरऑल उसका एक जनरल टर्म है जिसको अपन बोलते हैं एंडोक्रिनोपैथीज। एंडोक्रिनोपैथीज कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें एक पर्टिकुलर हार्मोन बढ़ जाता है जिसके कारण हाइपरग्लिसीमिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन। जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो उस आदमी में एग्रोमीगैली होगा, जॉस बढ़ जाएंगे। एग्रोमीगैली, हाँ। तो अपन को पता है जीएच एनाबॉलिक हार्मोन है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। जब इतना ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है एंडोक्रिनोपैथी। इससे और एग्जांपल सोचो, किसी का अगर बहुत ज्यादा एसीटीएच निकल रहा है तो बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करेगा बॉडी। कॉर्टिसोल अगेन स्ट्रेस हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा वो, राइट। ग्लूकोनियोजन से स्टिमुलेट कर देता है ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसका पर्टिकुलर काम होता है ग्लूकोज बढ़ाओ। स्ट्रेस हार्मोन है ना, मेरे को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज इंक्रीज। अगेन डायबिटीज। इसका नाम क्या है? कुशिंग। कुशिंग सिंड्रोम। ओके। इसके अलावा अगर मेरे को बहुत ज्यादा T3 T4 है तो अगेन T3 T4 ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है ना, बीएमआर इंक्रीज करता है। इसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसमें भी फिर डीएम हो सकता है। इन तीनों में भी डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। चौथा इन्फेक्शंस के कारण। तुम्हें पता है कुछ वायरस होते हैं जो जाके पैंक्रियास पे अटैक कर देते हैं। इसका एग्जांपल साइटोमेगालो वायरस है और रूबेला है। ये दोनों वायरस अटैक कर सकते हैं पैंक्रियास पे। अगर पैंक्रियास पे अटैक करेंगे तो अगेन डायबिटिक मेलाइटस। इसके बाद कुछ ड्रग्स है जिसका जिसके कारण डायबिटीज हो सकता है प्रोलॉन्ग यूज पे, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, अगर मैं इसका बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट, इसको ओवर यूज कर लूँ तो इंक्रीज ग्लूकोज इंक्रीज होगा, मेरे को डायबिटीज हो जाएगा। थायराइड हार्मोन। इसके अलावा बीटा एगोनिस्ट। तो पता है बीटा एगोनिस्ट पैंक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब सॉरी, बीटा एगोनिस्ट इंक्रीज करते हैं ब्लड शुगर लेवल। तो अगर ज्यादा यूज करूंगा तो समझ जाओ। इसके अलावा कुछ जेनेटिक सिंड्रोम है, जैसे अपन को जो जो पता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लाइन फिल्टर। इसका रीजन नहीं पता है लेकिन इन तीनों को टेंडेंसी है, हाई टेंडेंसी ऑफ गेटिंग डायबिटीज मलाइटस टाइप 2। टेंडेंसी ऑफ डीएम टाइप 2। ओके। इसके अलावा एक और लास्ट, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसका नंबरिंग मैंने गलत कर दिया। ये 4 था, ये 5, ये 6, ये 7, 8। आठवां है जेस जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी से पहले ऑटोमेटिकली डायबिटीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर जो मम्मा है उसको ग्लूकोज बस अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए भी प्रोड्यूस करना पड़ता है, बिकॉज वो पैरासाइट है, उसको अपने से तो बना नहीं सकता है। तो ये कुछ कुछ कारण था। रिवाइज करो, रिवाइज 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 करो बेस्ट। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले लेट्स गो। सिंगल जीन म्यूटेशन हुआ जिसके कारण सेंसिटिविटी बढ़ गई। ओके। दूसरा, इंसुलिन का रिसेप्टर खराब हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तीसरा, पैंक्रियाटाइटिस हो गया, पैंक्रियाक्टमी कर दिया या कैंसर कैंसर हो गया। इसके अलावा कुछ हार्मोन बढ़ गया जिसके कारण ग्लूकोज बढ़ रहा है, इसको एंडोक्रिनोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण डैमेज हो रहा है अपना पैंक्रियास। इसके अलावा ड्रग्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थायराइड हार्मोन। इसके अलावा जेनेटिक सिंड्रोम, ये तीनों, डाउन टर्नर और क्लेनफिल्टर। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि होता है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। ठीक है, इजी 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 पीजी, है ना।
ओके। अब ये 20 नंबर का आ सकता है, ऐसे लिखना है, ठीक? याद है ना? सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे अपन, उसके बाद इसको, इसका नॉर्मल वैल्यूज लिखेंगे, इसके बाद अपन क्लासिफाई करेंगे टाइप वन टाइप टू, थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे क्या होता है, इसके बाद अपन टाइप वन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये लिख देंगे। इसके बाद अपन इसका 8 मैकेनिज्म जितना याद हो उतना लिख देना। अब अपन दोनों स्पेसिफिकली अपन दोनों को पढ़ रहे हैं, किसको किसको, टाइप वन टाइप टू को। ठीक, बहुत ईजी है। सबसे पहले टाइप वन को देखते हैं, कौन सा कलर ले। लेट्स गो विथ पिंक। पिंक तो था यार, फिर भी कलर लेते हैं। अब टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस, अपन इसको देख रहे हैं, ठीक? इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास डिस्ट्रॉय हो जाता है। इजी। जो मैंने बताया था वही। ये मान लो तुम्हारा टी साइटोटॉक्सिक सेल है, ये जाके अटैक कर दे ये जो अपना बीटा सेल है, तो इससे क्या होगा, ये बीटा सेल ऐसे टूट जाएगा, एंड हेंस डायबिटीज हो जाएगा। ठीक। इसका इटियोलॉजी कैसे कैसे, इटियोलॉजी बहुत इजी है यार। पहली बात तो ये लक पे डिपेंड करता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका लक पहले से खराब होता है। यू आर नॉट वन ऑफ देम, तो फिक्र मत करो। तो इसको बोलते हैं अपन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, पहले से उसका डेस्टिनी खराब है। प्री डिस्पोजिशन, स्पेलिंग देख लेना। जैसे कुछ कुछ एच एल ए मॉलिक्यूल होता है, जैसे HLA-DR3, ठीक? जैसे HLA-DR4। किसी को अगर ये HLA मॉलिक्यूल्स ऐसा है, ये HLA मॉलिक्यूल्स कौन सा था, HLA क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये जो MHC1 है इसके ऊपर, उस उसका जीन इससे कोड होता है। तो अगर किसी के पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, HLA-DR3, HLA-DR4, उसका जीवन खतरे में है, क्योंकि उसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। इसके अलावा CTLA म्यूटेशन, CTLA म्यूटेशन। अब मेरे को बताओ CTLA क्या करता है, याद करो याद करो। हम्म हम्म याद आया? बताओ बताओ, याद करो। देखो, ये टी सेल है अपना, ठीक? यहाँ पर ये मेरा मैक्रोफेज है, ठीक? मैक्रोफेज यहाँ से क्या रिलीज करता है, मैक्रोफेज यहाँ से क्या दिखाता है, यहाँ पर MHC type 2 दिखाता है, और यहाँ से आता है अपना TCR, राइट? यहाँ से प्रोटीन होता है, ये पता है। ये तो प्राइमरी स्टिमुलेशन है, ये ऐसे ही स्टिमुलेट नहीं होता है। इसके साथ यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल होता है जिसको अपन बोलते हैं CD28, इसको बाइंड करना होता है विथ B7, राइट? ये जब होता है, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्टिमुलेशन, तभी एक्टिवेशन होता है टी हेल्पर सेल का। साइटोटॉक्सिक क्यों लिख रखा हूँ मैं, सॉरी, टी हेल्पर सेल का। तो जब ये जो टी सेल है, जब दोनों स्टिमुलेशन हो गया, प्राइमरी प्राइमरी स्टिमुलेशन और सेकेंडरी स्टिमुलेशन, तब ये टी हेल्पर सेल प्रोलिफरेट करता है, मोनोक्लोनल एक्टिवेशन, और देन रिलीज करता है क्या, इंटरल्यूकिन 4, 5, और उसके आगे तुम्हें पता है, छोड़ो। लेकिन CTLA का क्या काम है, CTLA पता है? एक और मॉलिक्यूल, एक और सेल होता है जिसको अपन बोलते हैं टी सप्रेसर सेल, उसके पास होता है CTLA, ठीक? ये CTLA क्या करता है, ये इस B7 के साथ बाइंड कर लेता है, ये जाता है ऐसे। अगर सेल्फ एंटीजन है, तो सेल्फ एंटीजन है तो ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए। स्टार्ट नहीं होने का सबसे इजी तरीका है कि ये जाता है इससे, ये जाके इससे बाइंड कर लिया, ठीक? वो CTLA, ये जब इससे बाइंड कर लेता है, तब ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा, दिस विल नॉट हैपन, क्योंकि ये हो चुका है।
एनहेंस एनहेंस और सेल्स रिएक्टिविटी नहीं होगा, इसको टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस। ठीक। अब सोचो, कोई अनफॉर्चुनेट इंसान है, उसका सीटीएलए चला गया, ऐसा म्यूटेशन है जिससे सीटीएलए मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, इसके कारण लॉस ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। अब जो नॉर्मल सेल्फ एंटीजन है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनेगा, उसके खिलाफ भी अटैक होगा, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। है ना। लॉस ऑफ टॉलरेंस। ये मैं बहुत थक गया आज, पता है। ओके। ये तो कौन सा दो रीजन था, एक ऐसा कुछ ऐसा HLA-DR3 HLA-DR4, इसके अलावा CTLA म्यूटेशन, ये तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। ठीक। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकता है। व्हाट इज एनवायरमेंटल रिस्क। मान लो कोई वायरस आया है यहाँ पर, ठीक है। ये वायरस आया है यहाँ पे, ठीक। इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना। हम्म। अब ये एंटीबॉडी जाके बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास को अटैक कर दे। ठीक। ये जो एंटीबॉडी है, ये इसको अटैक कर दे, बीटा सेल को। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं ब्रो? इसको बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी। इन्वायरमेंटल कंडीशन में वायरस इन्फेक्शन के बाद ये देखा गया है कि क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाता है, बंदे को डायबिटीज हो जाएगा। हम्म। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं टाइप 1 के? देखो, सिम्टम्स सबसे पहले ये बच्चों में होता है, क्योंकि अगर ये जेनेटिकल ज्यादा है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो डिस्ट्रक्शन होगा बचपन में ही हो जाएगा। तो जो बच्चा होगा, उसको उसको ज्यादा प्यास लगेगा, पॉलीडिप्सिया। उसको ज्यादा भूख लगेगी, पॉलीफेजिया। उसको ज्यादा यूरिनेशन होगा, पॉलीयूरिया। उसके यूरिन में ग्लूकोज जाएगा, जिसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ये सब तो ठीक है, ये सब होगा भी तो कोई थोड़ी ना मतलब आके बोलेगा कि मेरी तबीयत खराब है। इम्पोर्टेंट है, उसको अचानक से डीके हो जाएगा, और जैसे ही डीके होगा तो ये तो इमरजेंसी है, हॉस्पिटल आएगा और डायग्नोस हो जाएगा। अब मेरे को ये सब का रीजन बताओ, क्यों हो रहा है पॉलीडिप्सिया? बताओ बताओ बेस्ट। देखो, एक तो ये जो ब्लड वेसल है अपना, ब्लड वेसल को लाल से बनाना चाहिए, राइट। ये जो अपना ब्लड वेसल है, इसमें ग्लूकोज बहुत है, राइट। इसमें बस ग्लूकोज बहुत है, लेकिन ये कोई काम का ग्लूकोज है नहीं, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो इसका बेसिक तुम्हें पता है ना। मसल और एडिपोस टिश्यूज को यूज नहीं कर सकते, ये बस दिखाने का ग्लूकोज है, कुछ है नहीं। तो बॉडी को लगेगा कि एनर्जी नहीं है, तो हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, भूख लगेगी। पॉलीफेजिया का मैकेनिज्म। पॉलीयूरिया क्यों? क्योंकि जब इतना सारा ग्लूकोज है यहाँ पे, तो इसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया, राइट। अब मेरे को इसका ऑस्मोलैरिटी ब्लड का चेंज तो करना नहीं है, तो बॉडी क्या करती है? एडीएच रिलीज करती है। एडीएच रिलीज करेगी तो क्या? वाटर रिटेन होगा। वाटर एक तो किडनी से रिटेन होगा, दूसरा अपन बाहर से पानी पियेंगे। रीजन फॉर पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया क्यों? जब पानी ज्यादा पी रहे तो ज्यादा निकलेगा। और उसके साथ ही जब और दूसरा रीजन है, एक और रीजन है कि ये मेरा किडनी है, ठीक है। ये किडनी में ये ग्लोमेरुलस है। जब इस ग्लोमेरुलस में इतना सारा ग्लूकोज है, ठीक। ये ग्लूकोज कुछ कुछ फिल्टर हो जाता है, ठीक। और ये ग्लूकोज अपने साथ पानी लेके खींच के लेके जाता है, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ग्लूकोज के साथ पानी अपने आप जाता है, तो इसलिए यूरिनेशन ज्यादा होगी, क्योंकि ग्लूकोज तो निकलेगा, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, उसके साथ पानी भी निकल रहा है। रीजन फॉर पॉलीयूरिया। ओके। वैसे जानना नहीं था तुम्हें, ये तो पता ही है। अब डीके क्या होता है बताओ मेरे को। पानी पी लो।
अब देखिए डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं, तो अब अपना जो फैट सेल्स है वो पागल हो जाता है। ये मान लो फैट सेल है, ठीक, ये बेवकूफ़ है थोड़ा। फैट सेल्स है, ये जो अपना फैटी एसिड है, फैट ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कैसा होता है, हीरो, ये ऐसे एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसमें फैटी एसिड चेन है, ऐसे ही होता है। ये कन्वर्ट हो जाता है इन इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनल सेंसिटिव लाइपेज, ठीक। इसको इनहिबिट कर जाता है इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन तो है नहीं, तो ये अब ये तो होगा नहीं। इसके कारण अब बहुत सारा ROH, ये क्या बन रहा है बताओ ब्रो। ये है फैटी एसिड। ये फैटी एसिड चला जाता है लीवर में। किधर जाता है ये? लीवर। लीवर ये फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करती है? कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी में दो कीटोन बॉडी, जिसको एक तो एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, राइट। एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, इन दोनों में कन्वर्ट करती है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा थोड़ा सा एसीटोन भी बनता है, ठीक। ये जो एसीटोन है, ये वाया लंग्स हमारे बाहर निकलेगा, ठीक, और इसलिए फ्रूटी ऑर्डर आता है, क्लिनिकल उसका मैनिफेस्टेशन। दूसरे जो कीटोन बॉडीज है, ये एसिडिक है, दीज आर फ्रीकिंग एसिडिक, तो ये एसिडिटी बढ़ा देगा, राइट। एसिडिटी बढ़ा रहा है, तो बॉडी तो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ तो करेगी। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं कसमोल ब्रीथिंग। कसमोल ब्रीथिंग क्या होता है? डीप एक्सेल करते हैं। डीप एक्सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब एक्सेल करेंगे तो ज्यादा CO2 बाहर निकलेगा, और CO2 बोले तो H2CO3, एसिड बाहर निकल रहा है, हम लोग एसिड निकाल रहे हैं, ठीक। इसके अलावा तुम्हें पता है कि अपना जो सेल्स है उसमें एक पंप होता है, जिस पंप को अपन बोलते हैं, गेस करो। पोटेशियम हाइड्रोजन एंटीपोट। बाहर पोटेशियम जाता है, अंदर हाइड्रोजन लेके जाता है, ठीक। आप सोचो, अगर ये ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो बाहर में पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो जब पोटेशियम बढ़ रहा है, ये अच्छी बात तो है नहीं। मेरे को H प्लस कम करना है, उसके लिए मैं पोटेशियम बढ़ा रहा हूँ, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। जब हाइपर कैलीमिया हो रहा है, तो हाइपर कैलीमिया से हार्ट मैनिफेस्टेशन होता है, हार्ट पे जाके अटैक करता है, अरिथमिया स्टार्ट हो जाएंगे, तो छोड़ दूंगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा जब एसिडिटी होती है, तो ब्रेन में सेरिब्रल इडिमा स्टार्ट कर देती है, सेरिब्रल इडिमा होता है इसको, और इसके साथ मेंटल चेंजेस भी होते हैं, इंसान पागल हो जाता है, ठीक, बहकी बहकी बातें करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। ये डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में होता है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें अपन क्या करते हैं, इंसुलिन दे देते हैं, फ्लूइड चढ़ा देते हैं, पता ही है तुमको। माइक्रोस्कोपी में तुम्हें पता है क्या मिलेगा? माइक्रोस्कोपी में कुछ नहीं, है बीटा सेल से, तुमको मान लो ये बीटा सेल से, बीटा सेल, इसके आजू बाजू तुम्हें लिम्फोसाइट दिखेंगे। व्हाट आर दीज? लिम्फोसाइट, बस। अब रीड कर लो। करो करो करो। डायबिटिक ऑटो इम्यून autoimmune disease where immune system attack and destroys beta cell, type 4 hypersensitivity, ये देखो, लॉस ऑफ टॉलरेंस, HLA-DR3 HLA-DR4 CTLA म्यूटेशन, ये सब मैंने लिख दिया था, देख लेना। इन्वायरमेंटल में वायरस इन्फेक्शन, क्रॉस रिएक्टिविटी, सिम्टम्स में पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, कीटो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, इसमें एसिडिटी बढ़ जाता है, कसमोल ब्रीथिंग, सोडियम पोटेशियम एटीपी एक्टिवेट होता है, हाइपरकेलेमिया, सेरिब्रल एडिमा, मेंटल चेंजेस। इसमें ये देखो, यहाँ पर ये बीटा सेल के पास आजू बाजू ये देख, और बीटा सेल तो मर चुके हैं, ठीक है। ओके। हम्म।
लेट्स गो। अब अपन देख रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या हो रहा था, इसमें स्पेशली दो चीज हो रहा था। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था, टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या हो रहा था, दो चीज। एक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दूसरा बीटा सेल डिसफंक्शन। हम्म ये हो रहा था। ठीक है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, इसका पैथो पढ़ रहे हैं, यही जानना है मेरे को। सबसे पहले इसका पैथोजेनेसिस है ओबेसिटी, मोटापा। लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इज ओवरवेट होना, ओबेसिटी। इसके अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर, पता नहीं इसका रीजन नहीं है, लेकिन देखा गया है, जो लोग रात में जागते हैं सुबह में सोते हैं उसमें डायबिटीज हो जाता है। इसका रीजन नहीं मिला मेरे को, तो रीजन तुम निकाल देना, तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा। जब अपन सर्गेडियन रिदम को तोड़ते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, और फिर डायबिटीज हो जाएगा। ठीक। अब ये देखो, अब देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है। मान लो कोई, अब सबसे मोस्ट कॉमन तो ये है, अब थोड़े ना रात भर जागे रहते हैं, ये कौन करता है ये, किसी भी जानती हो क्या? हम्म। अब देखना, सबसे पहले अब मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तुम गैस कर सकती हो क्यों हो रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस? मान लो कि ये मेरा फैट सेल है, इसका छोटा सा पेरिफेरल न्यूक्लियस है, ये फैट सेल है। ठीक। अब फैट सेल है और मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ, मान लो, तो ये रिलीज करेगा फ्री फैटी एसिड। ठीक। नॉर्मली भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत मोटा है, बहुत ओबीस है, तो वो ज्यादा फ्री फैटी एसिड रिलीज करेगा, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। ठीक। ये फ्री फैटी एसिड क्या करता है, पूरे सर्कुलेशन में घूमेगा ये मान लो अपना सर्कुलेशन है, ये फ्री फैटी एसिड इंक्रीज, सबसे पहले तो ये अच्छी बात नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है इससे। वो तो ठीक है, अब इससे मेरे को मतलब नहीं है। मतलब है कि यहाँ पे मान लो मसल है, ठीक है, मैं स्पेशली मसल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये फ्री फैटी एसिड इसमें जाएगा। हम्म फ्री फैटी एसिड आया, फ्री फैटी एसिड अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये जो ROH है, यहाँ से कभी भी, यहाँ पर H है, कभी भी H उड़ सकता है और ये कुछ ऐसा बना सकता है। व्हाट इज दिस, फ्री रेडिकल। ये जब फ्री रेडिकल बनाएगा, ये हो तो गया है फ्री, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत डेंजरस है। ये जाके मेम्ब्रेन डैमेज करेगा। ठीक। ये प्रोटीन डैमेज करेगा, ये DNA डैमेज करेगा, तो इसलिए फैट अच्छा नहीं है। अगर सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हो तो और खराब है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो बहुत तेजी से निकलेगा। ठीक। ओके। ये जो फ्री फैटी एसिड है, मान लो ये फैट सेल के अंदर गया, मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का रीजन बता रहा हूँ। ये अंदर गया, ये अंदर जाके डैमेज करा, कैसे करा है नीचे देख लो, वाया ROS बना के। ठीक। उसके अलावा ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी बना देता है, जैसे जो DAG है, डाइसल्फोग्लिसरॉल। इसके अलावा सेरामाइड, ये कुछ कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बना देता है जो कि टॉक्सिक है, सेल को डैमेज करता है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये मेरा इंसुलिन का रिसेप्टर है, इंसुलिन से बाइंड करा, पाथवे एक्टिवेट होता है। यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा ग्लूट 4 है, ग्लूट 4 बाहर रिलीज होता है, ग्लूट 4 बाहर जाता है, और जब ग्लूट 4 मेम्ब्रेन पे आ जाता है तो फिर नॉर्मल अपना ग्लूकोज अंदर एंट्री कर सकता है, नॉर्मल है। लेकिन ये जो ROS है, यहाँ पर ये जो फ्री फैटी एसिड आया है, जो फैटी एसिड यहाँ पर घुसा है, ये जाके इस पाथवे को इनहिबिट कर देता है। अब ऑल्दो इंसुलिन है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, ग्लूट 4 मेम्ब्रेन तक ही नहीं जा रहा है, तो इंसुलिन का होने का नहीं होने का फायदा क्या है? ये जो तुम अगर उसको बहुत डिटेल में देखोगे, ये पाथवे क्या था, PI3 के AKT पाथवे, AKT पाथवे।
इसको इनहिबिट कर देता है। आरओएस, ये प्रोटीन्स है ना, किसी को भी डीनेचर करेगा। तो इसके कारण धीरे धीरे जैसे जैसे फैट का नंबर इंक्रीज हो रहा है, फ्री फैटी एसिड का लिपिड लेवल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो फैट इज लिपिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए जैसे मैं मोटापा कम करता हूँ, वेट लॉस करता हूँ, डायबिटीज ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये पाथवे कम हो जाएगा। ओ, तुम्हारा टिपिकल रिस्पॉन्स, ओ समझ आया, बता देना। ठीक है, टेक्स्ट कर देना। अगर नहीं सो रहा हूँ तो आई एम देयर। ठीक, ये तो मेरा मसल पे हो गया। इसके अलावा मैं अब लिवर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मसल लिवर दो ही जगह है जहाँ पर इंसुलिन बहुत ज्यादा काम करता है। ये मेरा लिवर है। ठीक, अब फ्री फैटी एसिड आएगा। सबसे पहले जब ये अंदर आएगा तो फैटी लिवर कराएगा। और तुम्हें पता है फैटी लिवर से खुद खुद ब खुद डैमेज होता है, अच्छी बात थोड़ी ना। अगेन वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। इसके अलावा ये जो डैमेज है, इससे जो नॉर्मल इंसुलिन का फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब ऑल्दो इंसुलिन है, स्टिल ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, क्योंकि ये बात नहीं मानेगा, ये पागल हो चुका है, ये रिलीज करेगा ग्लूकोज। और इसी को तो अपन डायबिटीज बोलते हैं, इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल। ठीक, समझ आया इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अब सुनो, जब इनिशियली, तुम्हें पता है ब्लड ब्लड शुगर से बेटर है अगर मैं किसी का इंसुलिन लेवल चेक कर सकूं, ऑल दो करते नहीं है, लेकिन अगर मैं वो कर सकूं तो वो बहुत स्पेसिफिक मार्कर होगा। क्यों? जैसे देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा बीटा सेल है। ठीक, ये बीटा सेल है नॉर्मल। जब इनिशियली ग्लूकोज बढ़ता है तो ये भी अपना सेक्रेशन बढ़ा देता है, ये अपना सेक्रेशन बढ़ा रहा है इंसुलिन का। अभी तक ठीक है, अभी तक सब ठीक है। लेकिन जब अब ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मान लो ये ग्लूकोज 200 था, अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब मान लो ये 400 हो गया, तो ये भी अपना एड़ी चोटी का दम लगाएंगे, बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, हमें मरना थोड़ी ना है। तो ये अपना इंसुलिन सेक्रेशन भी डबल कर देंगे, अभी भी ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। उसके साथ ही ये जो सेल्स है, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, इनका एनलार्जमेंट हो जाता है। अब ज्यादा प्रोटीन बना रहे हैं, थोड़ा तो बड़े हो ही जाएंगे। ठीक है, मैं बड़ा बना रहा हूँ, ये सेल्स बड़े हो गए, बीटा सेल्स है। ठीक, अभी मान लो, अब देखो मैंने ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर दिया, लेकिन अभी भी जब मैं उसका टेस्ट करूंगा, ठीक है, रैंडम ग्लूकोज लेवल चेक करूंगा, तो वो रेंज में आएगा। लेकिन अंदर में बीटा सेल्स की वाट लग चुकी है, ये बहुत सारा ग्लूकोज इंसुलिन रिलीज कर रहा है। अगर मैं अभी भी बदतमीजी करूं, और मान लो अभी भी मैं शुगर खाए जा रहा हूँ, तभी एक टाइम के बाद फटना स्टार्ट कर देंगे, ये थक जाएंगे। ठीक है, इसको बर्नआउट बोलते हैं। ठीक, कुछ कुछ तो अभी भी है, लेकिन कुछ कुछ सेल का लाइसिस हो जाएगा, मर जाएंगे, स्टॉप कर देंगे। तो अब ड्रामेटिकली इंक्रीज डिक्रीज इन इंसुलिन रिलीज। और अब मेरे को दिखेगा डायबिटीज के सिम्टम। पहले तो बॉडी कंपनसेट कर रही थी, इसको बीटा सेल डिस्फंक्शन बोलते हैं। अब बीटा सेल बोलेगा भाड़ में जाओ, पहले तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। टिट फॉर टैट, नेचर में है ब्रो, टिट फॉर टैट। ठीक, ये कब तक सहेगा बताओ? एक टाइम के बाद बोलेगा कि भाड़ में जाओ, मेरे को इंसुलिन रिलीज करना ही नहीं है। ठीक 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 ठीक। अब तुम्हें पता है एक और चीज, यहाँ पे जो फ्री फैटी एसिड है इसको भी नहीं छोड़ता है। ये जो फ्री फैटी एसिड है, ये इसमें आएगा, फ्री फैटी एसिड बीटा सेल्स में आता है। ठीक, इसमें से इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 मैक्रोफेजेस को बुला देते हैं, ये मैक्रोफेज मान लो। जब मैक्रोफेज आएंगे, मैक्रोफेज खुद इसको आके खाना स्टार्ट कर देगा।
बोलेगा ऐसे तुम ठीक दिख नहीं रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, तुम्हें खा लेते हैं। दूसरा, इंटरल्यूकिन 1 की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाता है, बाय अननोन मैकेनिज्म। नहीं पता ये तो। समझ आया? ओके ब्रो। और तुम्हें पता है इसके अलावा ये इंसुलिन रिलीज हो रहा है, इंसुलिन के साथ एक और पेप्टाइड रिलीज होता है जिसको अपन सी पेप्टाइड बोलते हैं। नॉर्मली सी तो लिमिट में रिलीज होता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा सी रिलीज होगा। ये सी बन जाएगा, फिर सी 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 सी। जब ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर रहा है तो ज्यादा सी भी रिलीज हो रहा है। अब ये जो मेरा पैंक्रियास है, ये भाई लीवर जाने लग रहा है। ठीक। ये जो मेरा पैंक्रियास है, ठीक, इसमें अब डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा एमालॉइड का। ये क्या है? एमालॉइड डिपोजिशन। एमालॉइड डिपोजिशन किस चीज का बना है? सी पेप्टाइड का। सी पेप्टाइड कैसे बनता है? जब इंसुलिन बनता है उसके साथ सी पेप्टाइड भी होता है, ये वहीं पे डिपोजिट हो जाता है। इसके डिपोजिशन के वजह से अलग डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक सेल, एंड डायबिटीज और खराब होगा। ठीक है। ओके। अब देख लो एक सेकंड। देख लिया? आगे चलो। हम्म। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। 20 नंबर में आ सकता है ना ब्रो? कितना हार्ड है ये? कॉम्प्लिकेशन। ये कॉम्प्लिकेशन में एक तो, सेकंड, पानी पिएगा मैं, पानी खत्म हो गया। एक तो देखो कॉम्प्लिकेशन में मैक्रो वेस्कुलर होता है, और दूसरा माइक्रो वेस्कुलर होता है कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले किसका देखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा मैक्रो वेस्कुलर का। जो ग्लूकोज है, जैसे मान लो ये मेरा नॉर्मल एंडोथेलियम है, ठीक है। एंडोथेलियम के ऊपर होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक। ये जो ग्लूकोज है वो बना देता है जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हद पार कर दिया, बहुत बड़ा नंबर है, तो ये नॉन एंजाइम ग्लाइकेशन करता है, अपने आप किसी भी चीज से जुड़ जाता है। इसको अपन, उससे क्या बनता है? एज। एज बनाता है ना? एज बनाता है, इसके कारण एज बनता है। एसाइलेटेड एंड एज का फुल फॉर्म क्या था? एज फुल फॉर्म, एज एज का फुल फॉर्म भूल गया भाई यार। एज। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक। कोई भी चीज, ये प्रोटीन लिपिड किसी भी चीज से अटैच हो सकता है और एज बना सकता है। ठीक। अब ये जो एज है, मान लो कि ग्लूकोज किससे जुड़ेगा? ये तो दो चीज करेगा, अब तुम देखना। ये मेरा नॉर्मल आर्किटेक्चर है, ये ट्यूनिका मीडिया में जाएगा और ट्यूनिका मीडिया में डिपॉजिट हो जाएगा। ये ट्यूनिका मीडिया में डिपॉजिट होके हाइलाइन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस कर देगा। तुम्हें पता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से इसके बाद
स्टिफनेस हो जाएगा, ये बर्स्ट कर सकता है, स्कीमिया हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से। क्योंकि ये ट्यूनिका मीडिया में गया, वहां पर जो मस्कुलर सेल्स थे उससे जाके जुड़ गया वहां पर। इसके अलावा एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ के एल्ब्यूमिन का साइज बढ़ा दिया, वो ट्यूनिका मीडिया में इकट्ठा हो गया, हेलाइन लाइक अपीयरेंस। इसके अलावा ये यहाँ पर नहीं, तुम्हें पता है पीछे में बेसमेंट मेम्ब्रेन था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके इकट्ठा हो जाए, बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन होता है, ये कोलेजन के साथ जुड़ जाए, ठीक, और कोलेजन की थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। अगेन इससे स्टिफ होगा, इस इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी ब्लड वेसल का। इन दोनों से क्या होता है, एम आई, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, फेरिफेरल आर्टरी डिजीज या फेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, पीवीडी, ये सब होगा। अच्छी बात थोड़ी ना, ये मैक्रो कॉम्प्लिकेशन थे। ओके। माइक्रो में तीन मेन होता है ना, बहुत कुछ है, लेकिन तीन सबसे सबसे कॉमन होता है, जिससे डेथ सबसे सबसे ज्यादा कॉमन डेथ रीजन ऑफ डेथ इन डायबिटीज, डायबिटीज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज होता है। उसके बाद न्यूरोपैथी, इसके बाद रेटिनोपैथी, अंधे हो जाते हैं लोग, इसका रीजन देखना। ठीक, सबसे पहले मैं किस में चलूंगा, सबसे पहले लेट्स गो फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। पता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, एक मिसेंजियल थिकनिंग होता है, मिसेंजियल फाइब्रोसिस को स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, मिसेंजियल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग या स्क्लेरोसिस। इसके अलावा वैस्कुलर ग्लोमेर्यू ग्लोमेर्यूल ग्लूमेर्यूलोस्क्लेरोसिस। ठीक, देखो क्या होता है, अपन को पता है कि ये मेरा एफरेंट आर्टरी है, ठीक, ऐसे बाहर गया, यहाँ पर नॉर्मल मेरा बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक मिसेंजियल सेल बनाना चाहूंगा, मान लो ये मिसेंजियल सेल है, ठीक। जब ग्लूकोज आके यहाँ पे इकट्ठा होता है तो मिसेंजियल सेल स्टिमुलेट हो जाता है, पागल हो जाता है, तो मिसेंजियल थिक बड़ा हो जाएगा, जिसको अपन, ये बड़ा हो रहा है, जिसको मिसेंजियल थिकनिंग बोलते हैं सबसे पहले। इसके अलावा यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा हर जगह, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहीं स्पेसिफिक जगह पे। और ये ज्यादा थिक होता है एफरेंट आर्टरी की तरफ, एफरेंट आर्टरी की तरफ जब ये थिकनिंग ज्यादा होता है, ये क्या हो रहा है, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हो रहा है। इसके कारण हाइपर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट, तो ये ग्लूकोज अंदर भी घुसना स्टार्ट हो जाएगा, और इवेंचुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाएगा, एंड लास्ट में किडनी फेलियर। ठीक, उसके पहले में एक और चीज होती है, ये जो अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, किसका, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ बना रहा हूँ, ये नॉर्मल मेरा कैपिलरी है, ठीक। विथ टाइम यही कैपिलरी ऐसा है, अभी मोटा होना स्टार्ट होगा, इसको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, क्योंकि ये जाके उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन पे स्टिक होगा ना। अभी भी कोई बात नहीं, अभी बस स्टिफनेस हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कीमिया हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो इस थिक थिक तो हो ही रहा है, थिक होने के साथ अभी ऑक्लूड करना स्टार्ट कर देगा, प्लेग बनाएगा, एज। इसको मैं KW लीजन बोलते हैं। KW साइंटिस्ट था, इसने बोला कि मैंने देखा है, मैं रखूंगा नाम। अब ईगो प्रॉब्लम, वो रटना तो पड़ेगा। इसको अपन बोलते हैं केमन स्टील विल्सन डिजीज, भूलना भूल जाओ, लेकिन ये साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक। और ये थोड़ा सा नोड्यूल जैसा दिख रहा है, नोड्यूल क्या होता है, कोई भी सरफेस से बाहर चीज निकल रहा है, इसको नोड्यूल बोलते हैं।
लुक्स लाइक नॉड्यूल। तो इसलिए इसका नाम अपन रख दिए नॉड्यूलर ग्लोमेर्यू ग्लोमेर्युलोस्क्लेरोसिस। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है ब्रो। अब देखो ये जो अपना रेटिना है, रेटिना बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। एक तो यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है, इसके साथ ब्रांचेस निकलते हैं। ठीक। ऐसे। अब मान लो कि किसी एक ब्रांच में आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हो गया। ठीक। यहाँ मान लो थिकनिंग हो रखी है, यहाँ थिकनिंग हो रखी है। जब थिकनिंग हो जाएगी तो ये वाला पोर्शन काम नहीं करेगा, यहाँ पर इस्कीमिया हो गया। जब हाइपोक्सिया इस्कीमिया होता है तो यहाँ पर रिलीज होगा वीईजीएफ। वीईजीएफ रिलीज होता है ना, कब रिलीज होता है? हाइपोक्सिया में। हाइपोक्सिया में क्या रिलीज होता है? वीईजीएफ। जब वीईजीएफ रिलीज होगा, वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, तो आगे वाले आसपास के कैपिलरी अब प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये तो अच्छा लगना चाहिए कि ज्यादा कैपिलरी बन रहा है। ओ माय गॉड, इतना कैपिलरी बन गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अब कभी भी, अब कोई भी कैपिलरी अगर इसमें हैमरेज हुआ, किसी भी कैपिलरी में हैमरेज हुआ, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्टिक नर्व, ये जो अपना ऑप्टिक नर्व है, ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि आई बॉल कैविटी तो फिक्स्ड है, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो ये जो अपने आप ब्लड वेसल फॉर्म हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी में अपन वीईजीएफ इनहिबिटर देते हैं। ओके ब्रो, समझ आया? डेट कर ले, पहले तो ये देख ले। तो मतलब इसका नाम क्या है, इस ड्रग का नाम? वीईजीएफ इनहिबिटर। इसका नाम है एवेस्टिन। ये बता दिया, एवेस्टिन। ओके। अब आओ, इसके अलावा तीसरा अपन को देखना है डायबिटिक न्यूरोपैथी। देखो, अगेन तुम्हें पता है ये मेरा न्यूरॉन है। ठीक है। न्यूरॉन के आजू बाजू ब्लड वेसल रहता है। इसको ऐसे तो नहीं रहता है, लेकिन ये न्यूरॉन का बंडल है। न्यूरॉन का बंडल है। न्यूरॉन एक शीट में पैक्ड होता है, जिसको पेरीन्यूरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरियम। इसमें ब्लड वेसल होता है। ठीक, ये ब्लड वेसल है। ठीक है। अब सोचो, अगर इसमें किसी कारणवश आर आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस हो गया, तो तुम्हें लगता है कि नर्व डैमेज हो जाएगा? कैसे डैमेज होगा? ड्यू टू हाइपोक्सिया। इसको भी तो एटीपी चाहिए। ठीक। उसके अलावा जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज अंदर जाके सॉर्बिटल बना देता है। ये लेंथ में भी ट्रू है। जब सॉर्बिटल ज्यादा रहता है तो बाहर से वाटर अट्रैक्ट करता है, और जब वाटर अट्रैक्ट करता है तो ये सेल फूलना स्टार्ट कर देगा, और फूल के ये बर्स्ट हो जाएगा। समझ आया? ऐसा सेल हो गया, इसको ऑस्मोटिक बर्स्ट बोलते हैं। ऑस्मोटिक, ऑस्मो ऑस्मोटिक बर्स्ट। अब सोचो, इन दोनों कंडीशंस के कारण, इन दोनों रीजंस के कारण न्यूरॉन डैमेज हो रहा है। ऐसा तो एक दिन में तो होगा नहीं, सालों लगते हैं।
तो ब्रेन में न्यूरॉन्स डैमेज हो रहा है, ये जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो रहा है। अब डिपेंडिंग न्यूरॉन कहाँ पर डैमेज हो रहा है इसको क्लासिफाई करने से बहुत लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है अपन को। ठीक। ये जो अपन का न्यूरोनल डैमेज है, ये मेरा न्यूरोनल डैमेज है, ये अगर सेंसरी न्यूरॉन हुआ तो तुम्हें पता है क्या क्या हो सकता है। एक तो पैरास्थेसिया हो सकता है। तुम देखना किसी से पूछना जिसको डायबिटीज है 20 साल से, वो बोलेगा मेरे को हाथ में झिंझनी होती है। मैंने देखा है। ठीक। हाथ में झिंझनी को मेडिकल टर्म में पिन एंड नीडल पेन बोलते हैं। कोई पिन चुभा रहा है मेरे को। ठीक। पैरास्थेसिया। इसके अलावा लॉस लेस लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, या कम सेंसेशन फील होगा। तो पता है डायबिटीज वाले अपने एक जैसे एक साइज बड़ा फुटवेयर यूज करते हैं, क्योंकि अगर उनको पैर में अल्सर होगा भी तो उनको पता ही नहीं चलेगा। अपन को अगर टाइट शूज पहन ले तो अल्सर हो जाएगा, मतलब थोड़ा वो हो जाता नहीं, क्या बोलते, अजीब सा कुछ अल्सर टाइप का। तो अपन फिर नहीं पहनते उसको, लेकिन डायबिटीज वालों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि लॉस ऑफ सेंसेशन हो रखा है। तो इसलिए इनको फुट अल्सर बहुत कॉमन है। डायबिटीज वालों को फुट अल्सर बहुत ज्यादा होता है। ठीक। एक तो अल्सर हो रहा है, दूसरा अल्सर हील भी नहीं होता है इनका, क्योंकि हीलिंग के लिए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल चाहिए। नहीं तो जो एज बनता है, एज के कारण हीलिंग डिसरप्ट होता है। अब अगर ये मोटर न्यूरॉन को डीजनरेट करे तो मसल एट्रोफी हो जाएगा। क्यों? नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है ड्यू टू मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स डीजनरेट हो गए तो मसल एट्रोफी हो जाएगा। इसके अलावा अगर एएनएस के न्यूरॉन्स डीजनरेट हो गए तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा। हो सकता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाए, हार्ट रेट या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा स्वेटिंग हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे स्वेटिंग हो रहा है, कुछ भी सिम्टम हो सकता है। खत्म हो गया। ये तो खत्म हो गया ब्रो। हम्म। थक गया। लेट्स गो। अपर अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुम ब्रेक ले लो, तुमको ब्रेक लेना है तो ब्रो। अपन अब पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत आसान है, एमआरएस पढ़ रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेरे को बताना है तुमको, ये मेरा ब्लैडर है, ये मेरा यूरेथ्रा है। इस यूरेथ्रा के आजू बाजू ऐसा ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट। ठीक है। एक तो ये व्यू हो गया। अब मैं इसको एक और व्यू में बनाना चाहता हूँ। ये तुम्हारा प्रोस्टेट है, तुम्हारा नहीं है, सॉरी, तुम एलियन हो क्या पता, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड। ये ऐसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ये जाके खुलते हैं इनटू यूरेथ्रा। ये ओपनिंग को, ओपनिंग सबका नाम है, ओपनिंग का नाम है वीरो मोंटेनम। नहीं रटना, छोड़ो, ओपनिंग का नाम की जरूरत नहीं, लेकिन इसको वीरो मोंटेनम बोलते हैं। ठीक। ये मेरा क्या है? ये मेरा ग्लैंड है, ये मेरा डक्ट है। ये जो आजू बाजू, ये जो, वो सॉरी, ये जो आजू बाजू ये है, जो मैं ऑरेंज से कलर कर रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू है। होना तो कोलेजन चाहिए था, लेकिन अगर मैं कोलेजन करा दूं, कोलेजन बना दूं, अगर ऊपर वाले को कोलेजन बना देते तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता? कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। तो इसलिए इसमें थोड़ा मस्कुलर एलिमेंट भी है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और जो भी सेक्रीशन है प्रोस्टेट का, वो यूरेथ्रा में सेक्रेट कर सके। फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। तो इसमें मेनली क्या है? स्ट्रोमा, ग्लैंड एंड डक्ट। ओके। ठीक है। ठीक 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 ठीक। अब नॉर्मल, पहले मेरे को तुम्हें नॉर्मल बताना है। नॉर्मल पता हुआ तभी तो अब नॉर्मल देखेंगे। देख, नॉर्मल नॉर्मल देख रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किए, अभी नॉर्मल देख रहे हैं। नॉर्मल प्रोस्टेट है। नॉर्मल प्रोस्टेट में क्या क्या चीज था, क्या बताया मैंने वो नीचे में? एक तो ग्लैंड है,
दूसरा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा कैसा था? फाइब्रोमस्कुलर। राइट। ग्लैंड कैसा है? ग्लैंड जो ग्लैंड है, नॉर्मल जैसा ग्लैंड होता है ऐसा ग्लैंड है। ठीक। इसमें इसमें एक स्पेशल चीज है, देखना जरा। इसके जो अंदर के सेल है, ये जो पहला लेयर के सेल है, ये क्यूबॉइडल होता है। ठीक। उसके बाद इसका दूसरा लेयर कॉलुमनर होता है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? ये जो अंदर का, ये जो सॉरी आउटर लेयर है, आउटर क्यूबॉइडल होता है। और जो अंदर लेयर है, इनर, वो कॉलुमनर होता है। नॉर्मल हिस्टोलॉजी है। इसके अलावा, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे सेल्स मिलेंगे। इस सेल को क्या बोलते हैं बताओ? जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये रिलीज करते हैं कोलेजन। क्या नाम है सेल का? फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा है। व्हाट इज दिस स्ट्रोमा? और कुछ खास नहीं है इसमें, नॉर्मल ऐसा है। ठीक। अब बीपीएच क्या होता है? बीपीएच आएगा तो एक तो ये प्रैक्टिकल में आता है, दूसरा आएगा तो 5 नंबर के लिए आएगा। तो उसके हिसाब से देखो, जो बीपीएच है वो हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है। ये तो उसका मैंने डेफिनेशन दे दिया, जो कि मैनिफेस्ट करता है एज एनलार्जमेंट। ठीक है। ऑफ प्रोस्टेट। ये कैंसर नहीं है। ठीक। ये कैंसर में वो भी नहीं होता, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ओके ब्रो। मैनिफेस्ट एज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट एंड causes urinary flow obstruction। ओके ब्रो। अब देखो, मैंने क्या बोला? ये मेरा मान लो प्रोस्टेट है। ठीक। प्रोस्टेट है। अब इसका इटियोलॉजी आगे देखते हैं। इसका कॉमन इटियोलॉजी है ज्यादा डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जब ज्यादा डीएचटी होता है तो ये अपने आप इसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक। जिसको अपन बोल रहे हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक 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 ठीक। हाइपरट्रॉफी के साथ यहाँ पर जो प्लांट्स है उसका भी नंबर इंक्रीज, मान यहाँ पर अभी 3 था, अभी देखना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बहुत सारे ग्लैंड बन गए। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्लैंड एंड हाइपरप्लेजिया भी। हाइपरट्रॉफी मतलब एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, उसके अलावा हाइपरप्लेजिया, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए। हम्म। अब देखना इसका पैथोजेनेसिस। देखो पैथोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन होता है, वो L5 अल्फा रिडक्टेज के प्रेजेंस में डीएचटी बनता है। डीएचटी अब दो जगह काम करेगा। इसका मेन काम होता है स्ट्रोमा पे। जो स्ट्रोमा पे फाइब्रोमस्कुलर, ये जो फाइब्रोमस्कुलर सेल्स है, इसके पास रिसेप्टर है डीएचटी का। ये जब डीएचटी आके इससे बाइंड करता है तो ये स्टार्ट कर देता है रिलीज ऑफ टीजीएस बीटा। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सब जब रिलीज करता है, ये तो प्राइमरी रिलीज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये इसके कारण जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, अभी पागल हो जाते हैं जब टीजीएफ बीटा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये सब ज्यादा अमाउंट में हो गए। अब ये ग्लैंडुलर टिश्यू अपना नंबर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज इन नंबर। और फिर हाइपरप्लेजिया हो गई, इसका पैथोजेनेसिस है। ठीक। अब ये कैसे कैसे होता है? एक तो एज के साथ, तो पता है एज के साथ डीएचटी लेवल बढ़ा जाता है।
तो अगर कोई किसी का एज 100 साल है, उसके पास ऑलरेडी 60-70% चांस है कि उसको प्रोस्टेट बिनाइन बीपीएच हो गया है, हो जाएगा मतलब। ठीक। इसके अलावा ओबिसिटी, ओबिसिटी में फ्री एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। और तुम्हें पता है एस्ट्रोजन ये काम और तेजी से करता है। तो अगर किसी मेल के बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा है, मोटापे में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, ठीक, तो उसको प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के चांसेस और ज्यादा हो जाएगा। ठीक। देखो ग्रॉसली कैसा दिखेगा, कितना इजी ग्रोथ बताना तो यार, साइज बढ़ जाएगा। ठीक। वेट बढ़ जाएगा। नॉर्मल साइज कितना होता है, 20 से 30 ग्राम। वेट कितना बढ़ सकता है, 50 से 100 ग्राम हो सकता है। ठीक है। हम्म। इसके अलावा ये मेरा प्रोस्टेट है। ठीक। प्रोस्टेट के ऊपर तुमको ऐसे ऐसे नोड्यूलर अपीयरेंस मिल सकता है, बाहर में कुछ ना कुछ उभरा हुआ है। नोड्यूलर, ये मैंने क्या बनाया है, नोड्यूलर अपीयरेंस। ठीक। नोड्यूलर अपीयरेंस है, ये स्मूथ होगा, इसको अगर टच करने को मिला तो ये स्मूथ होगा, राउंड होगा। ठीक। ये दो तरह का हो सकता है। अगर इसके नीचे अंडरलाइन जो नोड्यूल है, उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंड क्या बनाते हैं, फ्लूइड, तो ये सिस्टिक होगा, इसके अंदर फ्लूइड होगा। अगर ये स्ट्रोमा हुआ, अगर स्ट्रोमल सेल प्रोलिफरेट करके नोड्यूल बना रहा है, तो ये हार्ड होगा, फॉर्म होगा। ठीक, ग्रॉस में ये लिखना है। इसका माइक्रोस्कोपी देखो। माइक्रोस्कोपी देखना तो फिर नॉर्मल से कॉन्ट्रास्ट, ओ सॉरी, देखो इसमें मेरे को ये दादी पपली फोल्डिंग बना दिया मैंने। क्या बना रहा हूँ मैं, नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, ग्लैंड जैसा। लेकिन क्योंकि इसका साइज बढ़ गया है और नंबर भी बढ़ गया है, तो ये पैपिलरी मॉर्फोलॉजी में आ जाता है, ये पैपिला जैसा बनने लग जाता है। और ऑब्वियसली इसमें ऐसा तो हो गई, क्या बोलते हैं, डबल लेयर्ड। ठीक। डबल लेयर्ड भी है। ठीक है। डबल लेयर्ड है। इसके बाद इसमें एक पर्टिकुलर चीज होती है, इसके इसके जो सेंटर में प्रोटीन सेक्रीशन हो जाता है, ये क्योंकि इतना ज्यादा प्रोलिफरेट कर दिया है, ये कुछ कुछ प्रोटीन रिलीज करता है, जिसको कॉर्पोरा एमाइलेशिया बोलते हैं। बस प्रोटीन है सेक्रेटेड बाय प्रोस्टेटिक सेल्स। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर फाइब्रोसिस हो रखा है, इसका ये भी तो प्रोलिफरेट करेगा। ये क्या है, स्ट्रोमा, ये भी प्रोलिफरेट कर रखा है। और तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो तुम्हें इसमें नोट करने वाली क्या क्या चीज़ है, मेरे को यहाँ पर पेपिलरी फोल्डिंग दिखेगा। नॉर्मली सेल्स ऐसे होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल सेल्स और प्रोस्टेट, लेकिन अब ये कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पेपिलरी। ठीक। इसके बाद इसमें कॉर्पोरा एमाइलेशिया मिलेगा, इसके अलावा स्ट्रोमा बढ़ जाएगा। ठीक। सिम्टम्स क्या होगा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। इसके अलावा जब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो यूरिन इकट्ठा होगा, तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पीआर। इसके अलावा पीएस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मैनेजमेंट पता बताओ, अल्फा ब्लॉकर और वो 5 अल्फा रिडक्टेज ब्लॉकर, जिसको फिनास्टेराइड बोलते हैं। हम्म। अल्फा ब्लॉकर में प्रेदोसिन, टैमसिलोसिन, ये सब खत्म, इजी, देख लो।
हम्म। ओके। बस प्रोस्टेटिक कैंसर बाकी। ओके ब्रो। लास्ट खत्म। क्या बोलते हैं, मेल वाले में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म हो जाएगा, छोटा सा है। प्रोस्टेटिक कैंसर ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, लास्ट में मत पढ़ना, बस एक बार सुन लो। प्रोस्टेटिक कैंसर, ठीक। मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर है ये। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन होता है, ब्रेस्ट और ये अपना एंडोमेट्रियल, ब्रेस्ट कॉमन सबसे कॉमन होता है ना। हाँ। मेल में मोस्ट कॉमन प्रोस्टेटिक कैंसर है, ठीक। और ये मोस्ट कॉमन कौन सा बनाता है, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा बोले तो ये ग्लैंड लाइक फॉर्मेशन करता है मॉर्फो इसका माइक्रोस्कोपी में, ठीक। तो एक चीज देखना, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया था इसको काटो। ओ सॉरी। देखना, देखना, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, एक ऐसे करके और ऐसे करके। ये जो जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको पेरिफेरल लेयर बोलते हैं, पेरिफेरल लेयर, पेरिफेरल लेयर या जोन। ये अंदर वाले को इंटरमीडिएट जोन, और सबसे अंदर वाले को सेंट्रल जोन। ये जो कार्सिनोमा होता है मोस्ट कॉमनली इस जोन में होता है, किस जोन में, पेरिफेरल जोन। जो बीपीएच हो रहा था वो इंटरमीडिएट जोन में हो रहा था, ठीक है, बस पॉइंट है। तो ये मोस्ट कॉमन कौन से जोन में हो रहा है, किस जोन में सबसे कॉमनली हो रहा है, पेरिफेरल जोन में, पेरिफेरल जोन में, ठीक। अब इसका पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, इसका पैथोजेनेसिस, इसका तीन कॉज हो सकता है। या तो ऑलरेडी जर्मलिन म्यूटेशन हो रखा है, जिसको अपन हेरिडेटरी बोलते हैं, बेचारे को लक में मिला है तुम्हें कैंसर होगा हुआ। इसके अलावा हो सकता है उसको जीवन में किसी म्यूटेशन के कारण कैंसर हो रहा है, जिसको अपन स्पोरैडिक केस बोलते हैं। तीसरा, सोमैटिक म्यूटेशन, ठीक। हम्म। अब तुम देखो सबसे पहले स्पोरैडिक, स्पोरैडिक म्यूटेशन कैसे हो सकता है, एज के कारण। अगर कोई 100 साल का है उसको 80% चांस कार्सिनोमा हो जाएगा प्रोस्टेट का, क्योंकि जैसे एज बढ़ता है डीएसटी बढ़ जाता है। इसके अलावा डाइट, ये ज्यादा होता है वाइट पीपल में, ज्यादा होता है, ये थोड़ा रेसिस्ट कैंसर है, ये वाइट पीपल को ज्यादा होता है, ठीक। क्योंकि वाइट पीपल अमेरिका वाले लोग पोर्क और खाते हैं, जो रेड मीट होता है, प्योर रेड मीट, पोर्क होता है और बाकी तो पता भी नहीं है जो भी है। तो जो रेड मीट खाते हैं उसमें देखा गया है चांस ज्यादा होता है प्रोस्टेटिक कैंसर का, क्योंकि रेड मीट से अपना वो बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और फिर म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन होगा तो कैंसर। हेरिडेटरी, किसी को जर्म लाइन म्यूटेशन है तो हेरिडिटरी। हेरिडेटरी में दो तीन म्यूटेशन है, एक, अगर किसी को एम वाई सी किया था, प्रोटो ऑन्कोजीन, इसका अगर म्यूटेशन हो गया तो कैंसर हो जाएगा। एक BRCA होता है, बरका, ये डीएनए रिपेयर जीन है, इसका म्यूटेशन हुआ तो फिर कैंसर। इसके अलावा FOXP13 है, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, ये ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन्स बनाता है, साइक्लिन वगैरह। तो अगर इसका म्यूटेशन होगी, ज्यादा एक्टिव हो गया, ज्यादा साइक्लिन बनेंगे, सेल डिवीजन ज्यादा हो जाएगा। सोमैटिक म्यूटेशन, रेडिएशन वेडिएशन के कारण जो हो रहा है, ये कैसे कैसे, एक ETS होता है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, इसका म्यूटेशन। इसके अलावा P10, P10 कहाँ सुना था, P10 बेंटन नहीं है, P10 है,
P10 जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये क्या करता है, इनहिबिट करके रखता है PI3K जीन को। ये पाथवे से सेल डिवीजन होता है ना। हम्म। इसके सेवन इसके साथ P27 प्रोटीन है, अगर उसका म्यूटेशन हो गया, P27 क्या करता है, ये बाइंड करके रखता है साइक्लिन से। ये ऐसे बाइंड कर देता है P7। ये अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं है, तो ये खुला हो जाएगा साइक्लिन। तो अगर साइक्लिन को खुला छोड़ दिए तो अगेन कैंसर हो जाएगा। ये कुछ कुछ वो होता। ठीक। अब इसका ये देखना। अब ये तुम्हारे वाइवा में पूछ सकते हैं, नॉर्मल वीपीएच में क्या हो रहा है। पेपिला बना हुआ है, राइट, पेपिला है। और बीच में कॉर्पोरा एमालेशिया है, राइट। और एक और चीज, ये डबल लेयर है। ठीक। तो तुम्हें यहाँ क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको पेपिलरी मिल रहा है, कॉर्पोरा एमालेशिया मिल रहा है, डबल लेयर मिल रहा है। ठीक। जब कैंसर होगा तो सब कुछ उड़ जाएगा। सबसे पहले पेपिला उड़ जाएगा, इसके बाद फाइब्रोमस्कुलर जो स्ट्रोमा है वो बहुत कम हो जाएगा। जो न्यूरॉन है, ये अपना न्यूरॉन है, उसके आजू बाजू कैंसर सेल को अलग ही मजे आते हैं। उसके अलावा उसके आजू बाजू ये ज्यादा प्रोलिफरेट करेगा। इसको पेरी न्यूरल इन्वेजन बोलते हैं। ठीक है, कैंसर में। ठीक है, इसको जज कैसे करेंगे अगेन, पीएपी से और पीएसए से। पीएपी क्या, प्रोस्टेटिक एसिड एसिड फॉस्फेटेस फॉस्फेट सॉरी। ये एक एंजाइम है जो फॉस्फेट प्रोस्टेटिक सेल्स में मिलता है। ग्रेडिंग कैसे होता है ये देखना जरा, बनाओ क्या। देखो, नॉर्मल सेल्स ऐसे हैं, जब कैंसर स्टार्ट होता है तो ये थोड़ा हाइपर सेल्यूलर, ये क्या बोलते हैं, इसका क्रोमेटिन ज्यादा दिखेगा, डेंस हो जाएगा। सेकंड सेकंड में और थोड़ा डेंस हो जाएगा न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई देखना, ये थोड़ा ऐसा है, अब और बड़ा हो गया। तीसरे में इसने अपना आजू बाजू ऐसे इन्वेड करना स्टार्ट किया। ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसको T3 क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक। ये थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज में क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न बन जाता है। व्हाट इज क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न, ऐसे ऐसे सेल्स है, सॉलिड बना रखे हैं, लेकिन बीच बीच में गैप है, छन्नी जैसे। जब चाय बनाते हैं तो वो चाय को छानने वाली वो नहीं होती, वैसे ही कुछ ऐसा। ओके। जैसे इसमें देखो, ये गैप है, 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 तो ये क्रिब्रिफॉर्म पैटर्न है, समथिंग लाइक दिस। और इसी को अगर मैंने इस गैप को फिल कर दिया, मान लो यहाँ पर मैंने और सेल डाल दी, तो ये सॉलिड पैटर्न बन जाएगा। ये सबसे गंदा कैंसर है, ये टाइप 6 का है। तो इसमें जो टाइप 1 है वो अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड होता है। टाइप 5 सबसे गंदा डिफ्रेंशिएटेड होता है, कोई ग्लैंडुलर डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और 3 4 5 ग्रेजुअली लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन या डिस्प्लेजिया की तरफ जा रहा है। तो अपन इसको ग्रेडिंग कैसे करते हैं, मान लो मेरे को कोई सैंपल मिला, ऐसा तो नहीं होगा कि सब में टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 होगा, अलग अलग होता है। मान लो कि मेजोरिटी ऑफ द सेल्स में टाइप 3 मिल रहा है और कुछ कुछ टाइप 5 फॉर्म में। ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, जो ज्यादा है, मान लो ज्यादा वाला टाइप 3 है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा मोस्ट ऑफ द सेल ऐसे दिख रहा है। ठीक। और कुछ कुछ सेल डिस्प्लेजिया शो कर रहे हैं, सॉलिड पैटर्न दिखा रहे हैं। ओके ब्रो। तो ये जो सॉलिड पैटर्न दिखा रहे हैं, इस सेल को 5 दे दिया, और जो मोस्ट ऑफ द सेल दिखा रहे हैं उसको मैंने 3 दे दिया। अभी इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और एक नंबर आ जाएगा। इस नंबर से मैं प्रोग्नोसिस डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर 8 9 10 हुआ तो वो गंदा प्रोग्नोसिस है, इंसान उड़ जाएगा, मेटास्टेसिस हो जाएगा। उससे कम है तो ठीक है, आप रेडियोथेरेपी करो, कीमोथेरेपी करो। क्लिनिकल फीचर्स, यूरिन सिंड्रोम वही, डिसयूरिया, यूरिनेशन, पाइलोनेफ्राइटिस, हेमाचूरी, ये क्यों कैंसर है, हेमाचूरी हो जाता है। पेन इन पेल्विक एरिया, अब ये मेटास्टेसिस करेगा पीछे वर्टिब्रल कॉलम में, बोन पेन करेगा, मोस्ट कॉमन स्पाइन। ठीक। इसके अलावा पेल्विस। अब स्पाइन में अगर ट्यूमर सेल्स हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व कंप्रेस होंगे, बैक पेन बहुत तेज होगा, नमनेस हो जाएगा पैरों में। और इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, पीएसए से।
प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएपी से। प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेट। खत्म ब्रो। बेस्ट।